नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से रेनल मार्टिन के ग्रामर सीरीज में। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 32, जिसके अंदर हम जानेंगे ऑक्सिलरीज और मॉडल वर्ब्स के बारे में। तो आइए जानते हैं कि हम ऑक्सिलरी वर्ब्स हम किसे कहते हैं। तो इसके पहले मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा और इन सेंटेंसेस से हम कुछ बातों को समझने का कोशिश करेंगे। तो ध्यान देंगे, देखिए जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस लिखा आई टीचिंग यू, आई टीचिंग यू। अब हमने जो सेंटेंस लिखा आई टीचिंग यू, आप मुझे बताना इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, इस सेंटेंस का अर्थ क्या है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या यह सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? क्या यह सेंटेंस अगर ग्रामर के लिहाज से देखा जाए तो क्या यह सही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि सर ये सेंटेंस सही तब होगा जब आप इसमें एम लगाएंगे। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। अब ये सही है। अब मुझे ये बात आप लोग बताना, क्या जब हम ये सेंटेंस को ऐसे ना बोल करके अगर मैं ऐसे बोलता हूं आई टीचिंग यू, तो क्या आपको बात समझ में नहीं आता कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? आप बोलेंगे सर जी बिल्कुल मैं बात समझ पा रहा हूं, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि हमने यहां पर एक वर्ड लगा दिया एम, और जैसे ही एम लगाया तो आपने बोला कि सर ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। लेकिन आप मुझे ये बताओगे कि ये एम लगाने से क्या फर्क हो गया? क्या ये एम लगाने से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया? सर बिल्कुल भी नहीं। एम लगाने से सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हुआ, मीनिंग तो वही है। लेकिन एम लगाने से फायदा क्या हुआ? एम लगाने से फायदा हुआ कि ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब क्या? टीचिंग है। और इस वर्ब को इसने सपोर्ट कर दिया, इस वर्ब को हेल्प मिल गया, इस वर्ब को हेल्प मिल गया। तो इस वर्ब को हेल्प किसने किया? इस वर्ब को हेल्प किया एम ने किया। तो जो किसी मेन वर्ब को, देखो मेन वर्ब को हम ऑर्डिनरी वर्ब भी बोलते हैं। ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब हम उसे कहते हैं जिससे हमें कुछ काम होने का मीनिंग के बारे में पता चलता है, कोई एक्शन के बारे में पता चलता है, या सेंटेंस में सेंटेंस का मीनिंग क्या है, सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है काम, उसके बारे में पता चलता है। तो इसका अपना एक मीनिंग होता है, मेन वर्ब का अपना एक मीनिंग होता है, ये बताता है कि सेंटेंस में काम क्या हो रहा है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का कोई मीनिंग नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब का कोई मीनिंग नहीं होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग होता ना, तो यहां पर अगर मैं एम नहीं लगाता तो सेंटेंस का मीनिंग भी अधूरा आता। मीनिंग तो पूरा है, मीनिंग बराबर यहां भी है और यहां भी है। तो इसने क्या किया, इसने ये जो हमारा मेन वर्ब है, देखो जिसे मैं मेन वर्ब बोल रहा हूं ना, आप उसे प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हो या ऑर्डिनरी वर्ब भी कह सकते हो। तो इसने क्या किया, इसने एम ने क्या किया, इसने इस मेन वर्ब को हेल्प किया। तो जो भी वर्ब किसी भी सेंटेंस में मीनिंग देने के लिए नहीं, बल्कि मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए, मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए आए, उसे ही हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसे ही हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसे ही हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को आप दूसरे शब्दों में ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हो, आप इसे ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हो। तो आशा करता हूं कि अब तक आपको समझ में आ गया कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स हम किसे कहते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ ठीक है। तो सुनने में क्या बोल रहे? सुनने में अच्छा लगता है ना? अच्छा ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब देखो, जब मैं ऑक्सिलरी की बात कर रहा हूं ना, तो ऑक्सिलरी की बात कर रहा हूं, तो ऑक्सिलरी के अंदर क्या क्या चीजें आते हैं, बस इसको जानने से पहले हम कुछ और चीज जानते हैं। देखो, अगर हम मेन वर्ब्स की बात करें तो मेन वर्ब्स जो होते हैं ना, मेन वर्ब्स के टोटल या किसी भी वर्ब्स के जो फॉर्म होते हैं ना, वो टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब्स के कितने फॉर्म्स होते हैं? चलो यहां पर मैं मेन वर्ब्स का ही बात कर लेता हूं, यहां पर मैं मेन वर्ब्स का ही बात कर लेता हूं। तो मेन वर्ब के कितने फॉर्म हो गए? 5 फॉर्म हो गए। V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, V4 हो गया और V5 हो गया।
तो किसी भी वर्ब के टोटल कितने फॉर्म्स? 5 फॉर्म्स। किसी भी वर्ब के टोटल कितने फॉर्म्स? भाई 5 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो एक बात जान लेना, हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब किसको चाहिए? मेन वर्ब को चाहिए। भाई हेल्पिंग वर्ब किसको चाहिए? मेन वर्ब को चाहिए। हेल्पिंग वर्ब किसको हेल्प करने के लिए आता है? मेन वर्ब को। तो आइए हम जानते हैं वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स है, और 5 फॉर्म्स में से कौन सा मेन वर्ब अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है और कौन सा वर्ब का फॉर्म अपने साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, ध्यान देना। जो V1 है ना, ये V1 अपने साथ हेल्पिंग वर्ब, ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब, ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब कभी लेता है और कभी नहीं भी लेता है। कभी लेता भी है और कभी नहीं भी लेता है। तो देखो V1 के साथ क्या कंडीशन है? V1 के साथ कंडीशन है, V1 बोलता है कि आप मुझे हेल्पिंग वर्ब दे दो तो भी ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है। यानी V1 के साथ कंडीशन ये है कि V1 दोनों में खुश है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। कुछ कुछ इंसान को अगर आप सपोर्ट कर दो ना तो भी वो आगे बढ़ जाता है, सपोर्ट नहीं करो तो भी वो आगे बढ़ जाता है। उसी तरीके से V1 है। V2 का कहना है कि मुझे कोई भी हेल्पिंग वर्ब का जरूरत नहीं है, मुझे किसी का हेल्प का जरूरत नहीं है, मैं अकेले काफी हूं। यानी कि V2 कभी भी अपने साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है। अगर मेन वर्ब V2 के फॉर्म में हो तो कभी भी अपने साथ ये हेल्पिंग वर्ब लेगा ही नहीं। V3 की बात करें तो V3 के पास वो दम नहीं है कि वो अकेले आ सकता है। V3 को तो हर हाल में हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। ये ऐसा वर्ब है, ये बिल्कुल क्या बोल सकते हैं हम इसे, ये हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद हेल्पिंग वर्ब लेगा ही लेगा, मतलब इसको सपोर्ट का जरूरत है ही। V4 की बात करें तो V4 भी अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेगा ही लेगा। बिना हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं चलने वाला है, बिना हेल्पिंग वर्ब का इनका काम नहीं चलने वाला है। अगर मैं V5 की बात करूं तो V5 भी V1 के कैटेगरी में है, V1 के कैटेगरी में नहीं, ये V2 के कैटेगरी में है। V5 भी बोलता है कि मुझे हेल्पिंग वर्ब की कोई जरूरत नहीं है, मुझे हेल्पिंग वर्ब की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ध्यान से देखना, ये सारा मेन वर्ब है। मेन वर्ब कौन कौन से फॉर्म में हो सकते हैं? V1, V2, V3, V4, V5। और देखना जिसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, V1 को हेल्पिंग वर्ब रहेगा, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब लेता भी है और नहीं भी लेता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब के बिना भी आ सकता है। V2 जो है ना, ये इसको भी V2 को हेल्पिंग वर्ब का जरूरत है ही नहीं, कभी भी जरूरत नहीं है। V3 को एकदम चाहिए ही चाहिए, V4 को हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए, मतलब ये दोनों को हर हाल में चाहिए। किसी को चाहिए चाहे नहीं चाहिए, लेकिन V3 को और V4 को हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, V5 को हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए। V5 को देखो, एक V2 को कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए और V5 को हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए। तो आप एक चीज ध्यान देना कि किसको हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ता है और किसको हेल्पिंग वर्ब का जरूरत नहीं पड़ता। ये बात आपको समझ में आ गया? चलो यहां तक क्लियर है। अब रही बात कि सर जब ऑक्सिलरी वर्ब्स का यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स का अपना कोई मीनिंग होता ही नहीं है तो सेंटेंस में इसको लाते क्यों है? तो ऑक्सिलरी वर्ब्स को लाने के लिए कई सारे कारण है। अब देखो, किसी सेंटेंस में हम ऑक्सिलरी वर्ब्स क्यों लाते हैं, जिसका पहला कारण देखो क्या है। पहला कारण क्या है? मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए, टू सपोर्ट, सपोर्ट बोलो या हेल्प बोलो, ठीक, टू सपोर्ट द मेन वर्ब्स, टू सपोर्ट द मेन, टू सपोर्ट द मेन वर्ब, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्यों लाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब को? टू मेक टेंसेस, टेंस बनाने के लिए, टू मेक टेंसेस। अलग अलग टेंसेस को अलग अलग वर्ब के फॉर्म चाहिए और अलग अलग फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो टेंस बनाने के लिए भी हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। और क्यों जरूरत होती है? टू मेक पैसिव, टू मेक पैसिव वॉइस। अगर किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हो तो वहां भी आपको हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ेगा। फिर क्यों पड़ता है जरूरत हेल्पिंग वर्ब का? टू मेक नेगेटिव, किसी सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए, टू मेक नेगेटिव, ठीक है, टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। और क्यों चाहिए इसको हेल्प, ऑक्सिलरी वर्ब किसी सेंटेंस को क्यों चाहिए? तो टू मेक
टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखो ऐसे ही किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब की भी अपना कोई रोल होता है, ठीक है। तो ये मैंने 5 चीज बताया, इन जगहों पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए होता है मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए, अलग अलग टेंस बनाने के लिए, या फिर सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, या फिर सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना हो तो नेगेटिव बनाने के लिए, या फिर इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। तो ये सारा चीज है जहां पर हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया, समझ जाओ, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे का चीज। अब देखो अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, देखो ध्यान देना है। ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर 2 चीज आता है, एक तो आता है हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरा आता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स को केवल आप मॉडल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब्स को टेंस से लेना देना होता है और मॉडल वर्ब्स को टेंस से लेना देना नहीं होता है, इनका लेना देना होता है मूड्स से। मॉडल वर्ड्स बना है मूड्स, मूड्स का मतलब होता है जैसे आपका भी मूड होता है ना, कभी कभी पढ़ने का मूड होता है, कभी कभी पढ़ने का मूड नहीं होता है। तो अलग अलग तरह के सिचुएशन कंडीशन बताने के लिए, अलग अलग मूड बताने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। और मॉडल वर्ब्स को टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है, हालांकि कुछ मॉडल के उसके पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म होते हैं, एग्जैक्टली पास्ट फॉर्म नहीं होता है बट पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म होता है। देखो जहां तक हम इधर हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो इनमें से जो कुछ वर्ब्स है ना, इनमें जो ये वर्ब्स आप देख रहे हो हेल्पिंग वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स कभी कभी हेल्पिंग वर्ब्स का भी काम कर सकता है और कभी कभी मेन वर्ब का भी काम कर सकता है, लेकिन मॉडल वर्ब्स कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता है। मॉडल वर्ब केवल और केवल हेल्पिंग का ही काम करेगा, केवल ऑक्सिलरी का ही करेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स मेन का भी काम कर सकता है और हेल्पिंग वर्ब्स का भी काम कर सकता है। देखो वो कैसे, क्योंकि जब तक मैं एग्जांपल नहीं दूंगा ना तो आप बोलोगे सर कि ऐसे कैसे होता है, आप एग्जांपल दीजिए ना, तब तो मैं जानूंगा कि आप क्या पढ़ा रहे हो। देखो अगर मैंने अभी बोला आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, तो अब मुझे ये बता दो कि इस सेंटेंस में कौन क्या है। आई सब्जेक्ट है भाई, प्लेइंग वर्ब है, वर्ब का मतलब क्या है, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और यहां पर एम क्या है, एम क्या कर रहा है, ये इसको हेल्प कर रहा है। तो जब ये हेल्प कर रहा है ना तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। बात सही कि नहीं बताओ। अब देखो मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, जैसे हमने लिखा आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट। अब मुझे ये बताओ इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, अब मुझे बताना क्या ऑनेस्ट मेन वर्ब है, क्या ऑनेस्ट यहां पर वर्ब है, कोई मेन वर्ब है, नहीं ना, ऑनेस्ट यहां पर वर्ब है ही नहीं, ऑनेस्ट तो भाई एक एडजेक्टिव है। तो फिर एम क्या है। अब कुछ लोग बोलेंगे जो रट के पढ़ते हैं वो बोलेंगे सर कि हेल्पिंग वर्ब है, हमने तो लिस्ट में देखा कि एम हेल्पिंग वर्ब है, तो आप बता दोगे यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। कुछ मूर्खानंद टाइप के लोग जो होंगे ना वो यहां पर इस सेंटेंस को बोल देंगे कि सर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है भैया, मान लिए हेल्पिंग वर्ब है। तो जब हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मेन वर्ब को सपोर्ट करना, तो सेंटेंस में मेन वर्ब भी तो दिखा दो। अगर आप इसको हेल्पिंग वर्ब मानते हो तो मेन वर्ब भी तो दिखा दो, मेन वर्ब तो है ही नहीं। तो जब मेन वर्ब नहीं है ना तो यही अकेले क्या है, यही अकेले मेन वर्ब है। तो यहां पर जो एम आप देख रहे हो ना ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। किसी भी आप सेंटेंस को ले लो, ध्यान से देख लेना, अगर अकेले यूज हो रहा है, ये जो मैंने लिस्ट बनाया है ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है अगर अकेले यूज हो रहा है तो मतलब समझ लेना कि ये मेन वर्ब्स है, खुद ही मेन वर्ब्स है। लेकिन अगर दूसरे मेन वर्ब्स के साथ यूज हो रहा है तब मानना कि ये हेल्पिंग वर्ब्स है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हेल्पिंग वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है, मेन वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन मॉडल वर्ब्स के साथ नहीं है। और एक बात और जान लेना कि मॉडल वर्ब्स जो होते हैं ना वो अगर मॉडल्स के बाद कोई मेन वर्ब आता है तो उस मेन वर्ब को हमेशा V1 के फॉर्म में रखना पड़ता है।
देखो मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट के बाद अगर कोई मेन वर्ब आता है तो उसे हमेशा V1 यानी किसी भी वर्ब का बेस फॉर्म में रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना, ये टेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकता है, V1 ले सकता है, V3 ले सकता है ना, ING का फॉर्म ले सकता है। तो ये टेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकता है, लेकिन इसके साथ जो है ना, इसके बाद अगर मेन वर्ब आए तो हमेशा V1 होना चाहिए, यानी किसी भी वर्ब का बेस फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो अब देखो, अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करें, ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। तो इसके अंदर दो कैटेगरी है, एक तो कैटेगरी हो गया हेल्पिंग वर्ब का और एक हो गया मॉडल वर्ब का। अब देखो हेल्पिंग वर्ब कैसे बन रहा है। हेल्पिंग वर्ब तीन चीजों से जन्म लिया है, एक तो बी है, दूसरा डू है और तीसरा हैव है। तो देखो बी से क्या क्या बना है, बी से बना इज, एम, आर, वॉज, वर। तो ध्यान देना, कहीं पर भी किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वेयर अगर मिले तो समझ जाना कि ये बी का ही परिवार से है, बी से जन्म लिया है। और अगर देखो डू की बात करें तो डू से क्या क्या जन्म लिया है, डू से डू, डज, डीड, ठीक है। अगर हैव की बात करें तो हैव से क्या जन्म लिया है, हैव, हैज और हैड। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है। आप इसको कभी कभी मेन वर्ब्स के रूप में भी यूज होते हुए देखोगे, यानी जो वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज हो सके और मेन वर्ब की तरह भी यूज हो सके, उसका दूसरा नाम होता है प्राइमरी वर्ब्स, उसका दूसरा नाम होता है प्राइमरी वर्ब्स, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। और अगर हम बात करें मॉडल्स की, तो मॉडल्स में देखो क्या है, कैन है, कुड है, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू और यूज टू, ये सारे मॉडल्स है। तो मैं दोनों चीज पढ़ाऊंगा। और एक चीज ध्यान दें कि एक ही वीडियो में अगर आपको लगता है कि चैप्टर 32 मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। मैं टाइम लेकर के समझाने में विश्वास रखता हूं, मेरी कोई गाड़ी हड़बड़ी में नहीं चलती है। अगर आपकी चल रही है तो अभी ही वीडियो छोड़ दीजिए, ठीक है। हड़बड़ वाले लोगों को मैं नहीं पढ़ाता हूं, मैं समझाने में विश्वास रखता हूं। और किसी भी चीज को, किसी भी कंसेप्ट को समझने या समझाने में टाइम लगता है, टाइम देना चाहिए, ठीक है। हाँ, जिसको हड़बड़ी है वो जाके शॉर्ट्स वीडियो देखे और खूब मस्ती करे, ठीक है। तो ध्यान देना। तो ये चीज क्या है कि मैं इसको 2 या 3 वीडियो में, मैक्सिमम 2 वीडियो में मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। अदरवाइज क्योंकि मॉडल्स में बहुत सारे यूसेज होते हैं, तो हो सकता है कि एक वीडियो और जाए, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बेसिकली बताऊंगा हेल्पिंग वर्ब्स के यूसेज के बारे में। हाँ, अगर मॉडल्स की बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर क्या मॉडल्स इतने ही होते हैं? जी बिल्कुल इतने ही होते हैं, लेकिन इसके अलावा 2 मॉडल्स और होते हैं। और ये जो 2 मॉडल्स और मैं बता रहा हूं ना, ये 2 मॉडल्स और क्या क्या होते हैं, एक तो हो गया नीड और एक हो गया डेयर, नीड और डेयर। यानी ये जो मॉडल्स है, इनके अलावा 2 मॉडल्स और है, बट इनको पूरी तरह से मॉडल्स नहीं कहते हैं, इसको आधा मॉडल्स कहते हैं। आधा को हम क्या बोलते हैं, सेमी बोलते हैं। इसको क्या बोलोगे, ये जो है ना, ये नीड और डेयर जो है, ये सेमी मॉडल्स है, सेमी मॉडल्स है, ये सेमी मॉडल्स है। सेमी मॉडल्स का मतलब ये है कि डेयर और नीड जो है, ये कभी हेल्पिंग वर्ब का भी मतलब ये कभी मॉडल वर्ब का भी काम कर सकता है और कभी कभी मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। तो कैसे ये मॉडल का कर रहा है, कैसे ये मेन का कर रहा है, आगे आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ भी आपका कमी नहीं रहेगा, सारा चीज पढ़ाऊंगा, A to Z सारा कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के मेन यूसेस के बारे में। देखो, तो सबसे पहले हम बी का यूसेज जानेंगे, बी का यूसेज जानेंगे। बी का सारा जात भाई मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो बी का यूज हम कहां करते हैं, सबसे पहला चीज कहां करते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंसेस। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस आप बना रहे हो तो वहां पर बी का जरूरत पड़ता है। जैसे देखो, कॉन्टिन्यूअस का रिक्वायरमेंट क्या होता है, आपको बी देना होता है और बी के साथ आपको V4 देना होता है। मेन वर्ब क्या होता है, V4 में होता है। भाई V4 का मतलब क्या हो गया, ING हो गया। V4 का मतलब क्या हो गया, ING हो गया। आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें हम ING, मेन वर्ब को ING के फॉर्म में रखते हैं और उसके साथ हम क्या करते हैं, बी का कोई फॉर्म लगा देते हैं। भाई बी का कोई फॉर्म क्या हो सकता है, इज होगा, एम होगा, आर होगा, है ना, वाज होगा। ये सब किसका फॉर्म है, बी का फॉर्म है। देखो मैं एक ही चीज को बार बार बता रहा हूं, पता नहीं आप लोग को बार बार बताने से अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कभी कभी बताना पड़ जाता है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखो, हाँ, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर बनाना हो तो वहां पर बी का जरूरत पड़ता है और इसके साथ आने वाला वर्ब जो होता है वो ING के फॉर्म में होता है। तो देखो,
यहां लिखा हमने आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, तो देखो यहां पर एम लगा हुआ, ये एम किसका फॉर्म है? आप बोलोगे सर आप तो बी का यूज बता रहे हैं बट इसमें तो बी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे गधा, नहीं क्यों दिखाई दे रहा है? ये एम किससे बना है भाई? बी से बना है। ये इज किससे बना है भाई? बी से बना है। ये वॉज किससे बना है भाई? बी से बना है। ये वर किससे बना है? ये बी से बना है। तो बी का तो यूज मैंने बताया आपको। तो बी को अगर ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में यूज करोगे तो सबसे पहला यूज कहां पर है? अगर आपको कॉन्टिन्यूअस टेंसेस बनाना हो तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए आप क्या करोगे? बी का जो फॉर्म्स होता है, बी के फैमिली में इज एम आर वॉज वेयर, उसका यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए। देखो सभी जगह वर्ब क्या आईएनजी है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में वर्ब क्या लगता है? आईएनजी लगता है। तो आई एम प्लेइंग, शी इज सिंगिंग, ही वॉज टीचिंग और यू वर लाफिंग। सो ऑल दीज सेंटेंसेस आर इन कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। ओके, क्लियर है? तो पहला यूज तो इसका ये हो गया। आइए जानते हैं और क्या आगे यूज है। इन द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव, ठीक है, अगर पैसिव वॉइस बना रहे हो ना तो पैसिव वॉइस में भी बी को आप यूज कर सकते हो एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो देखो पैसिव का रिक्वायरमेंट क्या होता है? अगर आप बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दोगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दोगे, तो पता है ये किसका पहचान है? ये पहचान है पैसिव वॉइस का। ये पहचान है पैसिव वॉइस का। वॉइस वाले चैप्टर में मैंने ये बात को बिल्कुल जोर शोर से बताया था, है ना? तो ये पैसिव का पहचान है। तो देखो पैसिव का मतलब क्या होता है? पैसिव का मतलब जहां सब्जेक्ट खुद से काम नहीं करता, काम सब्जेक्ट के ऊपर होता है। तो द लेटर वॉज रिटन बाय हर, पत्र उसके द्वारा लिखा गया। सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है? बोलो भाई, बोलो, मैं सुन रहा हूं। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस पैसिव वॉइस है। तो देखो यहां पर वॉज किसका फॉर्म है? बी का फॉर्म है। और इसके साथ रिटन क्या है? रिटन इसके साथ V3 है, तो हो गया पैसिव। देखो यहां भी देखो ये एम क्या है? बी का फॉर्म है। और टॉट क्या है? V3 है, हो गया पैसिव। यहां देखो आर क्या है? बी का फॉर्म है। और हेल्प क्या है? ये V3 है, हो गया पैसिव। यानी कि कंटिन्यूअस टेंस के अलावा अगर आप पैसिव बना रहे हो ना तो वहां पर भी बी को आपको यूज करना पड़ता है ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बात समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। देखो और हम कहां यूज करते हैं, और हम कहां यूज करते हैं, तो ध्यान देना। बी का आप यूज कर सकते हो किसके साथ? इन्फिनेटिव के साथ। भाई इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं? 2+V1 को। 2+V1 को इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इन्फिनेटिव, ये हो गया इन्फिनेटिव। तो अगर आप बी के साथ अगर आप ये 2+V1 लगाते हो, इन्फिनेटिव लगाते हो, तो यहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। क्या बताने के लिए? प्लान्ड फ्यूचर बताने के लिए। प्लान्ड फ्यूचर का मतलब है कि कोई चीज फिक्स हो गया, अब वो जल्द ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है? आई एम टू मीट हिम टुमारो, मैं उससे कल मिलने वाला हूं। मैं उससे कल मिलने वाला हूं। ऐसे सेंटेंस का जो मीनिंग होगा ना, वाला हूं, वाली है, वाले हैं, ऐसा। वे लोग आने वाले हैं, ट्रेन खुलने वाली है, मैं उसे पीटने वाला हूं, मैं दिल्ली जाने वाला हूं। तो ये सारा चीज क्या है? ये प्लान्ड फ्यूचर बताता है। तो प्लान्ड फ्यूचर खास करके ये फॉर्मल राइटिंग वगैरह में ज्यादा यूज होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है, तो आप बी का यूज करो, उसके साथ इन्फिनेटिव यूज करो, 2+V1 करो। क्या बताने के लिए भाई? प्लान्ड फ्यूचर बताने के लिए। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम टू मीट हिम टुमारो, मैं उससे कल मिलने वाला हूं। वी आर टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट मंथ, यानी हमारी प्लानिंग हो चुकी है, अगले मंथ में हम लोग एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन कौन सा बिजनेस होगा अभी क्यों बताएं आप लोगों को? बताओ। ठीक है, जब स्टार्ट करेंगे बिजनेस ना तो आप लोगों को बुलाऊंगा, इनवाइट करूंगा, आप लोग सभी लोग आइएगा प्लीज, है ना? तो ये क्या कर रहा है? प्लान्ड फ्यूचर बता रहा है इस तरह से। तो यहां पर देखो ये बी का फॉर्म यूज हुआ कि नहीं हुआ? और ये 2+V1 यानी इन्फिनेटिव, यहां भी देखो बी का यूज हुआ। और 2+V1 यानी टू स्टार्ट क्या हो गया? इन्फिनेटिव हो गया। ठीक है, तो ये बात क्लियर है? समझ में आ गया? दैट ट्रेन इज टू स्टार्ट, ये भी होता है। चलिए और क्या यूज है इसका? देखो और क्या यूज है? टू डिनोट कमांड और इंस्ट्रक्शन। अगेन आप बी का यूज करो, बी के साथ आप लगा दो इन्फिनेटिव, बी के साथ लगा दो इन्फिनेटिव। मत पूछना बार बार कि इन्फिनेटिव हम किसे कहते हैं। ठीक है, इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? चलो भाई बता देते हैं। इन्फिनेटिव मतलब 2+V1, है ना? तो अगर आपको कमांड दिखाना हो, कमांड मतलब समझ रहे हो ना, आदेश, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन बताना, किसी को इंस्ट्रक्ट करना हो, ठीक है, किसी को जनरल इंस्ट्रक्शन देना हो कि भाई किसे क्या करना है, किसके लिए कौन सा काम मिला है, किसे क्या करना है, क्या नहीं करना है,
तो देखो यहां पर इंस्ट्रक्शन बताने के लिए एक एग्जांपल लिखा जा रहा है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर टू, देखो आर यहां पर लग गया बी का फॉर्म और इसके साथ टू गिव, टू गिव क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर टू गिव देयर नेम्स टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स, तो जो भी स्टूडेंट्स इस इवेंट में भाग लेने के लिए इंटरेस्टेड है, ये इन स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, मतलब निर्देशित किया जाता है कि वो जो है ना, वे अपने अपने नाम को अपने अपने क्लास टीचर को दे दें, वहां पर अपने नाम को दर्ज करवा दे। तो ये क्या बताया जा रहा है, यहां पर इंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है। देखो एक एग्जांपल और है, यू आर टू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाने वाले हो, मतलब ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरा आदेश है, तुम बाजार जाने वाले हो, यू आर टू गो टू मार्केट। तो यहां पर हम इसका यूज कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए या कमांड देने के लिए। बात समझ में आ रही है? हाँ चलो बहुत बढ़िया। देखो तो अभी हमने क्या बोला कि बी, डू और हैव, हेल्पिंग वर्ब इन्हीं तीनों से बनता है, इन्हीं तीनों से बनता है। तो बी का तो यूज बता दिया मैंने, अब हम हैव का यूज जानेंगे, उसके बाद डू का भी जान, ठीक है। तो देखो हैव का यूज क्या है, अगर हम हैव का यूज करें ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में तो कहां कहां यूज करेंगे। तो पहला चीज क्या, देखो इन द फॉर्मेशन ऑफ परफेक्ट टेंसेस, तो अगर आपको परफेक्ट टेंस बताना हो या परफेक्ट टेंस बनाना हो तो यहां पर हम हैव का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो परफेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या होता है, जब भी आपको परफेक्ट टेंस बनाना होता है ना, तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म देना पड़ता है, यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देना पड़ता है, तभी परफेक्ट जाकर के बनता है। ये परफेक्ट का बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो देखो ही हैज वर्कड, तो हैज देखो क्या है, हैज हैव का ही फॉर्म है, और वर्कड क्या है, वर्कड वर्ब 3 है, तो हो गया ना परफेक्ट। अच्छा एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हमें कंटिन्यूअस पे ध्यान नहीं देना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी परफेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यहां भी आपको हैव प्लस भीतर चाहिए, देखो हैव, और बिन क्या है, बिन अपने बाद अपने आप में भीतरी है कि नहीं है। तो कोई भी परफेक्ट का टेंस हो, किसी भी रूप में हो, वहां पर आपको हैव प्लस भीतरी देना ही होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हैव, हैज या हैड जो होते हैं, ये आपका हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है, ठीक है। हाँ तो ये बात समझ में आ गया। देखो और हैव का यूज हम कहां करते हैं, आप हैव के साथ अगर टू लगा दो ना, यानी इंफिनिटिव लगा दो, एक हैव टू का यूज होता है। हैव टू का यूज क्यों होता है, हैव टू का यूज होता है कंपल्सन बताने के लिए, ऑब्लिगेशन बताने के लिए। ऑब्लिगेशन का मतलब कि आप किसी चीज से बंधे हुए हैं, ठीक है, आपकी किसी चीज के लिए मजबूरी है, आपको ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ता है या करना पड़ता था या करना पड़ेगा। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ठीक है, उसे काम करना पड़ता है, हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है। तो ये जो पढ़ना वाला जो बात आ रहा है ना, ये क्या बता रहा है, ये आपकी मजबूरी बता रहा है, या आपका ऑब्लिगेशन बता रहा है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी बताने के लिए हम हैव का यूज करते हैं, ठीक है, हैव का यूज करते हैं, हैव टू का यूज करते हैं। तो जैसे देखो हैव टू इज यूज टू शो ऑब्लिगेशन, आई हैव टू वर्क। अब देखो यहां पर आप V3 मत लगा देना, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट V3 नहीं आ रहा, टू के साथ वर्ब आ रहा है, टू के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 होता है। तो यहां पर ये कोई परफेक्ट टेंस नहीं है, ये कोई परफेक्ट टेंस नहीं, एक तरह से सिंपल प्रेजेंट का ही टेंस है, परफेक्ट का टेंस नहीं है। और यहां पर ये जो हैव टू है ना, ये ऑब्लिगेशन बताएगा। तो आई हैव टू वर्क, अच्छा आई हैड टू वर्क, आई हैव टू वर्क मुझे काम करना पड़ता है, आई हैड टू वर्क मुझे काम करना पड़ता था या पड़ा, ये बात पास्ट क्या हो रहा है, ठीक है। देखो अगला बात आपको यह समझना है ना कि अभी जो चीज मैंने बताया कि हैव टू से आप बना रहे हो ऑब्लिगेशन बताने के लिए, अगर ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना हो, तो आपको अलग से भी इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना, ये परफेक्ट टेंस में नहीं है। तो अगर परफेक्ट टेंस में नहीं है तो कौन सा टेंस में है, तो ये है सिंपल में, ये है सिंपल में। और आपको पता है कि सिंपल में अगर हम सेंटेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं, मैं सिंपल फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट की बात कर रहा हूं, सिंपल फ्यूचर नहीं, ठीक है। तो यहां पर सिंपल में आपको हेल्पिंग वर्ब में डू लेना पड़ता है, या डज लेना पड़ता है, या डीड लेना पड़ता है। तो यहां पर भी आप डायरेक्टली इसके साथ नोट नहीं लगा सकते हो, आपको यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये चीज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे क्या हो रहा है, ध्यान देना।
इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव हैव का जहां पर यूज कर रहे हैं ना, हैव टू का, और अगर वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है तो पहला चीज तो ये हो गया, देखो पहला चीज तो ये हो गया हैव या हैज टू, यानी ये प्रेजेंट वाला बात हो रहा है। हैव या हैज टू यानी कि ये प्रेजेंट वाला बात हो रहा है, और प्रेजेंट वाला में बात होगा अगर, तो आपको यहां पर अगर आप नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लोगे, डू या डज लोगे, क्या लोगे, डू या डज लोगे, ठीक है। और अगर ये हैड टू होगा, हैड टू का मतलब उसी का पास्ट फॉर्म हो गया। और अगर आपको इसका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना है और अगर आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लोगे, डीड लोगे। बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जांपल देखो, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है, और इसी का जब नेगेटिव बनाएंगे तो ऐसे मत बना देना, आई हैव नॉट टू वर्क, आई हैव नॉट टू वर्क, इसका नेगेटिव ऐसे मत बनाना, ऐसे मत बनाना, डायरेक्टली नोट मत लगाना, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में ये सेंटेंस आता है। तो आई हैव नॉट टू वर्क नहीं होगा, बल्कि आपको लिखना पड़ेगा आई डू नॉट हैव टू वर्क, आई डू नॉट हैव टू वर्क, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से देखो यहां पर क्या किया गया, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है, मुझे काम नहीं करना पड़ता है, तो देखो यहां पर डू लगाया गया, नेगेटिव बनाने के लिए डू लगाया गया, आई डू नॉट हैव टू वर्क। देखो अब इसी को पास्ट में बना रहे हैं, आई हैड टू वर्क, और अगर इसी का नेगेटिव बनाना हो तो क्या लगा दिया हमने, डीड लगा दिया। और जैसे ही डीड लगाएंगे तो यहां पर V1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर पहले से किसी सेंटेंस में डू डज लग जाए, ये बात मैंने टेंस में भी बताया, डू डज डीड लग जाए तो इसके बाद आने वाला मेन वर्ब हमेशा V1 के फॉर्म में होता है, ठीक है, हमेशा V1 के फॉर्म में होता है। तो जैसे डीड लगा ना, तो ये जो हैड है ना, ये हैड ये हैव में बदल गया, V1 के फॉर्म में बदल गया। लेकिन आफ्टर ऑल हम लोग यहां पर डीड लगा रहे, नहीं लगा रहे, बिल्कुल लगा रहे हैं। उसके बाद देखो ही हैज टू वर्क, चलो अगर हम इसको अगर हमें इस सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाना है कि उसे काम करना पड़ता है, क्या उसे काम करना पड़ता है, हम इसका क्या बना रहे हैं, इंटेरोगेटिव बना रहे हैं। तो देखो यहां पर डज को हमने बाहर निकाला, ऐसा मत कर देना ना कि आप हैज को बाहर निकाल देना, ऐसा मत करना कि हैज को बाहर निकाल के बोलना हैज ही टू वर्क, हैज ही टू वर्क, भाई ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आपको डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा। डज लिए डज, और आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकाल दिए, डज ही नॉट हैव टू वर्क। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि कभी भी अगर आप फाउंडेशन का, यानी कि ये जो कंपल्सन बता रहा है, ऑब्लिगेशन बता रहा है हैव टू, ये जो हैव टू का आप यूज कर रहे हो, और अगर आपको इसका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना है तो इसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा, इसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा। अगर वो प्रेजेंट में सेंटेंस रहे तो हेल्पिंग वर्ब डू डज लेना पड़ेगा, अगर वो पास्ट में रहे तो हेल्पिंग वर्ब आपको डीड लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है? यही बात इस बुक में भी समझाने का कोशिश किया गया, ठीक है। देखो आगे क्या, हाँ, टू फॉर्म नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस ऑफ ऑर्डिनरी वर्ब्स। अच्छा, ऑर्डिनरी वर्ब्स का मतलब है कि अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में है, और अगर उस सेंटेंसेस का, जैसे आपने टेंस पढ़ा होगा, तो टेंस में जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं या कोई भी टेंस पढ़ते हैं तो उसका पहला टेंस क्या होता है, सिंपल होता है। सिंपल को इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो अगर प्रेजेंट सिंपल है या पास्ट सिंपल है तो कोई भी वर्ब्स हो उनको हम ऑर्डिनरी वर्ब्स बोलते हैं, जिनसे कोई एक मीनिंग निकलता है, ठीक है। उसका अगर आपको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना है तो वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू को लेना पड़ेगा। जैसे देखो एक सिंपल सा सेंटेंस हमने लिया, सिंपल के टेंस में लिया, जैसे दे प्ले, वे लोग खेलते हैं, तो नेगेटिव बनाया तो कैसे बनाया, दे डू नॉट प्ले। ऐसा नहीं कि आप बिना डू का लिख दो दे नॉट प्ले, ऐसा कौन सा सेंटेंस होता है कि दे नॉट प्ले, ऐसा कौन सा सेंटेंस होता है, दे नॉट प्ले, दे नॉट प्ले, भाई नेगेटिव तो ही बनाना ना, बस नॉट लगा दो, ऐसा नहीं होता है। नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता है। मैंने शुरू में ही बात बताया कि हेल्पिंग वर्ब को क्यों लाया गया है, नोट को खुश करने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस को खुश करने के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को खुश करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर आपको ये हेल्पिंग वर्ब में जब इसी सेंटेंस का आप नेगेटिव बनाएंगे तो ये डू लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, दे डू नॉट प्ले। और अगर इंटेरोगेटिव भी बनाएंगे तो भी डू लगाना पड़ेगा, डू को बाहर निकाल देंगे, डू दे प्ले, क्या वे खेलते हैं। देखो शी राइट्स, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, शी डज नॉट राइट, देखो यहां भी डज लग रहा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इंटेरोगेटिव बनाया, लग गया हेल्पिंग वर्ब में, डज शी नॉट राइट,
यू वेंट, देखो ये पास्ट में, सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, डिड को लेते हैं। तो दे यू वेंट और इसका नेगेटिव हो गया यू डिड नॉट गो, और अगर इंटेरोगेटिव की बात करें तो डिड यू गो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। फिर से ये मत बोलना कि सर ये वेंट जो है ना यहाँ गो क्यों हो जा रहा है। गो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अगर इस चीज को 1000 भी बार भी बताऊं ना तो भी आप लोग को दिमाग में नहीं घुसेगा, क्योंकि मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी देखा है पढ़ा करके। एक ही बात को 20 बार भी बताओ ना तो भी गड़बड़ करता ही करता है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानता हूं। तू 1000 बार गलती कर, मैं तुमको 2000 बार बताऊंगा। ठीक है, तो डू डज डीड के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 होता है। डू डज डीड के बाद आने वाला वर्ब जो होता है वो V1 होता है। ठीक है सर, हैव टू का हिंदी में मीन्स क्या होगा। हैव टू का, अरे ऐसे सेंटेंसेस हम बनाते ना कि मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, पापा को ऑफिस जाना पड़ता है। ठीक है, उसे हार मानना पड़ा, तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा, तो पड़ेगा, पड़ता है, पड़ा, यही मीनिंग होता है हैव टू का हिंदी में। और इंग्लिश में क्या करता है, इंग्लिश में ये आपका मजबूरी बताता है, कंपल्सन बताता है, ऑब्लिगेशन यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। देखो अगर आप मुझे बोल रहे हो ना कि आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो ये आपने एडवाइस दिया, सीखना या ना सीखना मेरे ऊपर। हम चाहे तो सीख भी सकते हैं, आपके एडवाइस को मान भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी सीख सकते हैं, आपके एडवाइस को नहीं भी मान सकते हैं। लेकिन अगर अगर किसी ने बोल दिया कि यू हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, तो अब जो है ना, अब हमारे मानने या ना मानने से नहीं होगा। जैसे मुझे एक जगह नौकरी लेना है और वहां बोल रहा है कि जो अच्छा इंग्लिश जानता है, अच्छा इंग्लिश बोलता है, उसी को नौकरी मिलेगा। अब इस पे आप बोलोगे क्या कि सर आपको अंग्रेजी सीख जाना चाहिए, तो मुझे सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो है ना एक ऑब्लिगेशन है, ये बाहर से फोर्स आ रहा है। अब इसको ना चाह करके भी हमें टालना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी ने बोला कि आपको 10 का एग्जाम देना चाहिए, तो आप दो चाहे मत दो, लेकिन आपको 10 का एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ आ गया है। ठीक है, आपका परसों से एग्जाम है, अब आपके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा है, अब आपका एक ऑब्लिगेशन, एक दायित्व बन चुका है, आपको अब एग्जाम देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज होता है इनके मीनिंग की अगर बात करें तो। हाँ, आगे देखते हैं। अब देखो कुछ नया चीज बताऊंगा। देखो हेल्पिंग वर्ब का तो काम करता ही करता है, डू जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, डू मेन वर्ब का भी काम करता है, और डू जो है ना डू इंफेटिक वर्ड का रूप में भी यूज होता है। इंफेटिक वर्ड कभी सुने हो आपने? डू का यूज हम इंफेटिक वर्ड के रूप में भी कर सकते हैं, किसी सेंटेंस को इंफेसाइज करने के लिए, मतलब सेंटेंस को और भी जोरदार यानी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो जैसे हमने एक सेंटेंस बोला आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूं, और मैंने उसी सेंटेंस को फिर से बोला, बट यहां पर एक्स्ट्रा हमने डू लगा दिया, आई डू एग्री विथ यू, आई डू एग्री विथ यू। अब आप बोलोगे सर आपने यहां डू क्यों लगाया, क्योंकि हम जानते हैं सिंपल, अगर सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का टेंस हो तो सर हम डू कब लगाएंगे, डू हम दो ही स्थिति में लगाएंगे, या तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो, या तो सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव हो, या तो सेंटेंस नेगेटिव हो या तो इंटेरोगेटिव हो, वहीं पर हम डू लगाते हैं सिंपल वाले में। सर आपका सेंटेंस यहां पर ना तो ये नेगेटिव है ना तो ये इंटेरोगेटिव है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो जब दोनों में से कुछ भी नहीं है तो सर आपने डू क्यों लगाया, मैं बताता हूं डू क्यों लगाया। यहां पर डू जो है ना ये इंफेटिक वर्ड है, ये इंफेटिक वर्ड है। डू इज ऑल्सो यूज्ड टू एम्फसाइज एन अफर्मेटिव स्टेटमेंट। अगर कोई अफर्मेटिव स्टेटमेंट है तो भले ही वो नेगेटिव हो चाहे मत हो, भले ही वो इंटेरोगेटिव हो चाहे मत हो, लेकिन डू या डज या डीड हम लगाते हैं सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए, उसको और भी जोरदार बनाने के लिए, और भी स्ट्रांग बनाने के लिए। तो देखो जैसे हमने बोला आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूं, आई डू एग्री विथ यू, आई डू एग्री विथ यू। डू ऐसा नहीं बोलना, आई डू एग्री विथ यू ऐसा नहीं बोलना है। जब ये डू हम लगा रहे क्यों, इस डू का क्या मतलब है, इस डू का यूज कर रहे हैं सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए। तो भाई डू को जोरदार तरीके से बोलो ना, आई डू एग्री विथ यू। अरे खाना नहीं खाया क्या, ध्यान देना डू पे जोर लगाना है। आई डू एग्री विथ यू, क्या बोलना है, आई डू एग्री विथ यू, डू पे जोर लगाना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सर यहां डू लगा दिए तो मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मैं अवश्य आपसे सहमत हूं, मैं जरूर आपसे सहमत हूं। तो यहां पर मीनिंग अवश्य और जरूर का आ रहा है। ठीक है,
बात समझ में आ रही? यहां पर क्या है, मैं आपसे सहमत हूं, और आई डू एग्री विथ यू, मैं आपसे अवश्य सहमत हूं, मैं आपसे जरूर सहमत हूं, यानी उसी बात पे और जोर डाला जा रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ, अरे इंग्लिश में ट्रांसलेशन पे बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया स्पोकन इंग्लिश के सेगमेंट में, जाकर चेक कर लेना आप। हाँ सर, हम तो 2 मोबाइल से आपको देख रहे हैं। अरे वाह, ऐसा ऐसा क्या? अच्छा ठीक है, चलिए देखो, दे वेंट देयर, वे लोग वहां गए या वहां जाते थे, ठीक है। अब इसमें हमने डिड लगा दिया, सेंटेंस हमारा ना तो नेगेटिव है ना तो इंटरोगेटिव है, फिर भी डिड लगा दिया हमने यहां पर। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि वे लोग अवश्य वहां गए, वे लोग जरूर वहां जाते थे, वे लोग वहां जाते थे, वे लोग वहां जरूर जाते थे, वे लोग वहां अवश्य जाते थे, यानी जोर लग रहा है यहां पर। तो डू का यूज हम कभी कभी सेंटेंस में इंफेटिक वर्ड के रूप में भी कर लेते हैं, और किस सेंटेंस में करते हैं? अफर्मेटिव वाले में इंफेटिक वर्ड का भी काम कर देता है। डू डज डिड जो है ना, ये इंफेटिक वर्ड का भी काम कर देता है, ठीक है। अच्छा, कोई भी ऐसा सेंटेंस मुझे बता दो जिसमें 3 बार डू लगातार आए, कोई भी ऐसा सेंटेंस बता दो जिसमें डू जो है ना 3 बार आ जाए, डू जो है ना 3 बार आ जाए, और तो भी सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट हो और तीनों अपने अपने वजह से आया हो। कोई ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें 3 बार हम डू लगा देंगे, ठीक है। चलिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जहां पर 3 बार डू लगा सकते हैं एक ही सेंटेंस में, एक ही क्लाउज में। देखो, आगे का चीज हम समझते हैं, आगे का चीज अब क्या समझे? आगे का चीज हमें कुछ नहीं समझना है, अब हो गया खत्म। क्यों? क्योंकि मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में मुझे पढ़ाना था, ऑक्सिलरी के बारे में बताना था कि ऑक्सिलरी वर्ब्स हम किसे कहते हैं, और उसके अंदर 2 चीज निकल कर आया, एक हेल्पिंग वर्ब्स और एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, यानी मॉडल वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स किन से मिलकर के बनते हैं? ये डू से बनता है, ये बी से बनता है, ये हैव से बनता है, और इन तीनों का हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहां कहां यूज है, मैंने तीनों के यूजेस आपको बता दिए, ठीक है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स वाला काम हमारा खत्म हो गया। अगले क्लास में सेम चैप्टर के अंदर यानी पार्ट 2 वीडियो में हम जानेंगे मॉडल्स के यूज। और आपको पता है ना कि मॉडल्स कितने इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, कि कैन का कितने यूज हो सकते हैं, मे का कितने यूज हो सकते हैं, और कभी कभी कैन भी संभावना बताता है, मे भी संभावना बताता है, सर कुड भी संभावना बताता है, कैसे कैसे यूज करें सर, बहुत तरह के कंफ्यूजन है। पूरा मॉडल्स का यूज जो है ना, पूरा उसका निचोड़ बताऊंगा, एकदम से डिटेल में बताऊंगा, एक भी लॉजिक नहीं छूटेगा, ठीक है। तो बस आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। आप लोगों का जो इतना कम प्यार और सपोर्ट मिल रहा है ना, मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूं। आप लोग हमें बहुत कम प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन मेरी खुशी और भी 4 गुना बढ़ चुकी है, ठीक है। कभी कभी जो है ना, इंसानों को पेड़ की जैसा होना चाहिए, भले फायदा मिले चाहे ना मिले, लोग सपोर्ट करे या ना करे, बस अपना कर्म करते जाओ, बस इसी विश्वास में मैं वीडियो बना रहा हूं। अदरवाइज आप जनता लोग जो है ना, पता नहीं कैसे अपने राजा को चुनते हैं। आप जनता लोग जो है ना, मतलब किसी किसी पे बहुत मेहरबान हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहरबान हो जाते हैं, और किसी किसी पे नहीं होते हैं। तो चलो भाई, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, आप लोग लाइक या सपोर्ट कीजिए चाहे मत कीजिए, ठीक है। हाँ, मुझे पता है कि इसमें से 2-4 लोग हैं जिन्हें बहुत फायदा हो रहा है, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज करके बोले सर कि आपके वीडियोस जो है ना सर बहुत यूजफुल है। मुझे नहीं पता है कि आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है, लेकिन अगर है तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है, ठीक है। तो आप लोग रियली अगर चाहते हैं कि चैनल एक बड़ा परिवार बने, और आप चाहते हैं कि रेन एंड मार्टिन का सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आप नहीं चाहते, आप नहीं चाहते, अगर आप चाहते ना तो अब तक जो है ना ये चैनल एक बड़ा परिवार बन जाता, ठीक है। हाँ, अगर 2 दिन वीडियो नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बोलिएगा सर कि नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा सर, नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा सर। तो एक बात मैं बताऊं, मुझे ऑफलाइन क्लासेस लेने पड़ते हैं, और ऑफलाइन क्लासेस अगर मैं नहीं लूंगा ना, तो फिर भाई भूखे भजन कैसे होगा बताओ, भूखे भजन कैसे होगा? क्या मैं यूट्यूब पे पूरा पढ़ा रहा हूं? मैं आधा भी नहीं पढ़ा रहा हूं, टाइम भी पास नहीं कर रहा हूं, पूरा पढ़ा रहा हूं, ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं कि आपने मुझे फी दिया है तभी मैं आपको ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। मुझे कोई भी एक ऐसा वीडियो बता दो जिसमें मैंने आपको आधा अधूरा पढ़ाया, ठीक है। लेकिन अगर मैं 100% यूट्यूब पे ही खुद को समर्पित कर दूं, तो क्या मेरे यूट्यूब से मुझे इनकम आ रहा है?
क्या एजुकेशनल चैनल को उतना भी इनकम मिलता है उसके मोनेटाइज होने से? ये 12,000 सब्सक्राइबर में मुझे क्या मिलेंगे? कुछ नहीं मिल रहा है इससे मुझे। अरे भाई नहीं मिल रहा है तो कम से कम आपका प्यार मिल रहा है, लेकिन वो भी बहुत अच्छे मात्रा में नहीं मिल रहा। अगर आपका प्यार अगर ज्यादा मात्रा में मिले ना, तो भले सब्सक्राइबर हो चाहे ना हो, आपके प्यार खाली भरपूर मिलते रहना चाहिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड खुद को रख पाऊं। तो कभी कभी अगर वीडियो टाइम पे नहीं आ पाता या गैप होता है, तो पता है मुझे ऑफलाइन क्लासेस में मुझे क्लासेस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे बैचेस होते हैं। आप अगर चैनल को बड़ा बना दोगे, बड़ा परिवार बना दो, मैं सारा ऑफलाइन क्लासेस छोड़ दूंगा, 100% खुद को यूट्यूब पे डेडिकेट कर दूंगा। बट आपको तो करना नहीं है, तो ऐसा है ना कि मुझे तो दोनों तरफ रहना पड़ेगा, ऑफलाइन में भी रहना पड़ेगा, ऑनलाइन में भी रहना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज मैं देख रहा हूं कि आप लोगों की सपोर्ट नहीं है, आप लोगों की सपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है। अगर बहुत अच्छी सपोर्ट होती ना, तो मैंने देखा है कि जिन्होंने इसी साल चैनल बनाया है, उसके कई सारे सब्सक्राइब मेरे से भी आगे निकल गए, और किसी भी चैप्टर को फुल्ली पढ़ाया भी नहीं है। कोई 5 मिनट में टेंस खत्म कर दे रहा है, कोई 2 मिनट में पूरा इंग्लिश खत्म कर दे रहा है, पता नहीं कैसे खत्म कर दे रहा है, और लोग भर भर के देख रहे हैं, उसके व्यू, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो कुछ भी मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताया, सभी चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया। मॉडल वर्ब्स वाले वीडियोस को मिस मत कीजिएगा, मॉडल वर्ब्स ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है, चलिए भाई, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए इट्स गुड बाय।